अपना पहला प्रोग्राम बनाया था ना, अब कुछ डिस्प्ले वगैरह कराते हैं। ठीक है, अभी तो जस्ट क्या कहते हैं, मैंने कल तो जस्ट मैंने पार्ट बताए थे कौन कौन से पार्ट होते हैं। अब एक्चुअल में ही कुछ डिस्प्ले करने वाली एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो सिंपली इतना याद रखो, हमारा जो सी शार्प का प्रोग्राम है वो मेन से स्टार्ट होगा। मतलब जो भी आप प्रोग्राम बना रहे हो उसमें मेन से बिगिन करना है। तो अब यहाँ पर जब मैं टाइप करना स्टार्ट करूँगा, कंसोल, ठीक, कंसोल एक क्लास है पहले से बनी हुई, इसके अंदर एक राइट लाइन नाम का फंक्शन है। आप जो भी इसमें लिखोगे ये कंसोल स्क्रीन पर आपको डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, इतना क्लियर है। इससे हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो जाएगा अगर मैं इसे रन करूँ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब ये डिस्प्ले हुआ तो लेकिन ना स्क्रीन रुकी नहीं, डिस्प्ले होकर चला गया। तो अगर आप स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए रोकना चाहते हो तो इसे कंट्रोल F5 से एग्जीक्यूट करो। ठीक है, अब वो हेलो वर्ल्ड आ गया और थोड़ी देर के लिए, हाँ F5, ठीक है, इससे ये ऐसे रन कर जाएगा। अब मैं इस मैसेज को 10 टाइम डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या करूँ, आप इसे 10 टाइम लिख दो। ठीक है, यहाँ 10 टाइम्स लिख दिया, चलाया, 10 टाइम डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, जैसे राइट लाइन है ना वैसे एक फंक्शन और है राइट नाम से, वो क्या करता है, यहाँ है, मैंने राइट यूज़ कर लिया। इसे एक राइट लाइन नाम का फंक्शन और एक राइट नाम का फंक्शन। राइट लाइन क्या करता है, जो भी आप उसके अंदर दोगे उसे स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा और नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाएगा। राइट क्या करेगा, उसे वहीं रहने देगा, नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा। अब हेलो वर्ल्ड के बाद ये वाला हेलो वर्ल्ड उसके आगे आ जाएगा। हाँ 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 हाँ, ठीक है, चलाया, इस तरीके से अपीयर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि हमारे यहाँ पे एस्केप करैक्टर भी काम करते हैं। एस्केप करैक्टर एक स्पेशल करैक्टर होते हैं जिनका एक स्पेशल मीनिंग होता है स्ट्रिंग के अंदर। जैसे स्लैश एन लगाते हो तो न्यू लाइन जनरेट कर देंगे वो, स्लैश टी टैब जनरेट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, स्लैश बी फॉर बैक स्पेस, डबल स्लैश से एक बैक स्लैश मिलेगा, स्लैश डबल कोट से डबल कोट्स मिलेंगे। तो जैसे मैंने यूज़ करता हूँ यहाँ पे, यहाँ लिया स्लैश, यहाँ लिया स्लैश एन, यहाँ लिया स्लैश बी, यहाँ लिया स्लैश डबल कोट्स, यहाँ लिया स्लैश टी, इतना लेके चलाते हैं। तो इस हिसाब से उसने डिफरेंसेस जनरेट कर दी। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है। ठीक है, अब ये डिस्प्ले हुआ, उसके बाद एक टॉपिक आता है हमारे पास लिटरल का। ठीक है, अब लिटरल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट वैल्यू इन सी शार्प। ठीक है, सी शार्प के अंदर कुछ कांस्टेंट वैल्यू को लिटरल कहा जाता है। कई तरह के हमें यहाँ लिटरल मिलते हैं। एक लिटरल मिलता है इंटीजर। ठीक, अगर आपने कोई नंबर ऐसे लिखा तो कंपाइलर की नज़र में वो इंटीजर लिटरल है। ठीक, सेकंड फ्लोटिंग लिटरल है, जैसे मैं नंबर दे दिया 10.3। इसी तरीके से थर्ड हमारे पास एक डबल लिटरल भी आता है। तो लेकिन वो भी डेसिमल ये भी डेसिमल, तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट एवरी डेसिमल वैल्यू एक्ट एज डबल लिटरल। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कोई नंबर लिखते हो ना डेसिमल में तो वो उसकी नज़र में डबल लिटरल है। अगर आपने फ्लोटिंग लिटरल कम्युनिकेट करना है तो यू हैव टू स्पेसिफाई, एफ लगाना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट वो डबल होगा। बाय डिफ़ॉल्ट होगा, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, फोर्थ आता है हमारे पास सर ये कैरेक्टर ही जो इसके अलावा और भी वैसे नहीं, और भी होते हैं पर वो प्रिंटिंग वगैरह में यूज़ होते मेन हैं। मेन वगैरह मतलब जो प्रिंटिंग में यूज़ होते हैं उसका हमें यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे एक स्लैश आर भी होता है, और अगर मैं उसे यहाँ दिखाऊंगा तो मुझे कुछ उसका डिफरेंस पता नहीं लगेगा कि एक्चुअली वो करता क्या है। एक स्लैश ए भी होता है, ये एक बीप साउंड जनरेट करता है, वो तुम सुन नहीं पाओगे इसलिए मैंने दिखाया। बाकी वो जो बुक है उसमें स्पेसिफाई कर रखे हैं।
कैर रिप्रेजेंट होता है इस तरीके से सिंगल कोट्स के अंदर। अगर मान लो सिंगल कोट्स के अंदर 1 भी आया ना तो वो करेक्टर लिटरल माना जाएगा, ना कि इंटीजर लिटरल। फिफ्थ आता है हमारे पास स्ट्रिंग लिटरल। अब स्ट्रिंग लिटरल की पहचान क्या है? डबल कोट्स के अंदर लिखा जाता है, यानी तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो लाइन मैंने लिखी है क्या थी? एक स्ट्रिंग लिटरल थी, ठीक है। अब यहाँ पर एक बुलियन लिटरल भी आते हैं। अब ये सी और सी प्लस में नहीं होते थे, ठीक है, यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए हैं। बुलियन लिटरल में 2 ही वैल्यू आती हैं, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। नाउ अब हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है सी शार्प में, वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं? इट इज़ ए memory location which hold the literal values, वो literal values को store करता है, ठीक है। and this location refer by a name, ठीक, called variable name। अब वेरिएबल नेम के वही रूल हैं जो पहले चला करते थे। कीवर्ड का नाम नहीं होना चाहिए, ठीक है, स्पेशल सिंबल्स आर नॉट अलाउड, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो, स्पेसेस अलाउ नहीं होते, स्टार्टिंग शुड बी अ लेटर, मतलब वो रूल्स सिमिलर वैसे ही रहेंगे। अभी पहले इनकी थ्योरी तो बता दूँ, अभी तुम्हें ये तो बता दूँ वेरिएबल होता क्या है। यानी तुम्हारे कहने का तुम्हें थ्योरी ना बनाऊँ, सीधा प्रैक्टिस करो। फिर वो चीज़ क्लियर करो ना, देखो कुछ तो मुझे कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा ना। मैं सीधा वहाँ पे करा दूंगा तुम्हें पता नहीं लगेगा, तो ये चीज़ बतानी ज़रूरी है, ठीक है। तो वो अगर प्रैक्टिकल करना है तो फिर करवा देता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं फिर ये बताता ही नहीं, सीधा वहाँ ये कहूँगा इससे ये चलता है वो चलता है, तो उससे तुम लोगों को कोई दिक्कत होगी, मैं ये भी श्योर हो जाता हूँ इस बारे में कि ये चीज़ें भी स्पेसिफाई करनी ज़रूरी हैं। पता है ये जो चीज़ें बताई हैं ये कम बंदों को पता होती है, और पता है इन इसके कारण बहुत एरर्स आए हैं। अगर मैं ये लिखूँगा इनको तुम्हें पता ही नहीं लगेगा। या बुक पढ़ने के शौकीन हूँ, अगर बुक पढ़ने के शौकीन हो तो मैं इसे सीधे स्किप कर देता हूँ। ये मुझ पे छोड़ो कि क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, तुमसे रिजल्ट निकलेगा एट द एंड। ये होगा मतलब जो चीज़ बता रहा हूँ इससे तुम कुछ कर पाओगे, ठीक है। अब जैसे मेमोरी लोकेशन हुआ जो लिटिल वैल्यूज को होल्ड करता है, हर वेरिएबल का कोई नाम होगा, उसे हम वेरिएबल नेम कहेंगे, उसके कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक कंसेप्ट आता है डेटा टाइप का, ठीक है। डेटा टाइप बेसिकली बताते क्या है, जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हमें बताना पड़ता है पहले ही कंपाइलर को ये किस तरह का लिटरल होल्ड करने वाला है, तो उसके लिए डेटा टाइप्स आती हैं। और यहाँ पे 2 तरह की डेटा टाइप्स होती हैं। एक तो होती है हमारे पास वैल्यू टाइप, दूसरी होती है रेफरेंस टाइप, ठीक है। अब जो वैल्यू टाइप डेटा टाइप्स है ना, वो क्या करती हैं, इसमें आता है एक इंटीजर, बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, कैर, फ्लोट, डबल और बूल, ठीक है। अब जो हमारा इंट है ये लेता है 4 बाइट्स, ये 1 बाइट, शॉर्ट 2 बाइट लेता है, ये हमारे 8 बाइट लेता है, कैर लेता है 2 बाइट, फ्लोट लेता है 4 बाइट, डबल लेता है 8 बाइट और बूल लेता है 1 बाइट, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। रेफरेंस डेटा टाइप में क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाती है स्ट्रिंग, ठीक है। और स्ट्रिंग की लेंथ होती है यहाँ पे वेरिएबल। पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में एक्चुअली डिफरेंस क्या है, मतलब एक वैल्यू टाइप और एक रेफरेंस टाइप में डिफरेंस क्या है। अब अगर मान लो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इंटीजर टाइप का, ठीक है, तो जैसे मैंने एक इंटीजर ए स्पेसिफाई किया, तो कंपाइलर जब इस स्टेटमेंट को रीड करता है तो वो क्या करता है, एज को एक ब्लॉक असाइन कर देता है 4 बाइट्स का। और जब भी कोई प्रोग्राम रन करता है तो प्रोग्राम जब रन होता है तो वो मेमोरी में आता है, और मेमोरी में 2 एरियाज होते हैं, एक तो स्टैक एरिया होता है, एक हीप एरिया होता है। मतलब आपका जो प्रोग्राम है उसे 2 एरिया में डिवाइड करता है। वैल्यू टाइप के जितने भी वेरिएबल्स हैं वो स्टैक एरिया से मेमोरी एलोकेट होती है, ठीक है। तो जो मेमोरी लोकेशंस हैं
इम्पोर्ट्स फ्रॉम स्टैक, मतलब इसको स्टैक से मेमोरी मिलती है, मतलब इनको ब्लॉक्स पहले ही फिक्स मिल जाते हैं। तो अगर मैं कोई असाइनमेंट करूँ लाइक ए इज इक्वल टू 10 लूँ तो ये डायरेक्ट इस लोकेशन में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक, अब अगर हम स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाते हैं, जैसे मैंने str लिया, तो str को एक ब्लॉक मिलेगा और ये भी स्टैक एरिया से मिलेगा। ठीक है, पर इस ब्लॉक में क्या होल्ड हो सकता है, अ रेफरेंस, मतलब लाइक आप एड्रेस भी बोल सकते हो, ठीक है, पर लेकिन एड्रेस टर्म यूज़ नहीं की जाती यहाँ पर, यहाँ टर्म यूज़ होती है रेफरेंस। अब क्या होगा, जैसे अगर सपोज को आपने डाला है str के अंदर हेलो, एक लिटरल बनाया, अब ये लिटरल आपका कहाँ बनेगा, इस हीप एरिया में बनेगा। ठीक है, और जो स्टैक एरिया को जो मेमोरी मिली है str को, उस वो मेमोरी इस रेफरेंस को पॉइंट आउट करेगी। ये वैसे हो सकते हैं जैसे अगर मान लो मुझे किसी के घर जाना है, तो अगर मेरे पास एड्रेस है तो मैं डायरेक्ट वहाँ पहुँच सकता हूँ। तो वही केस है, एज में 10 डाला तो वो सीधा इसके पास पहुँचेगा। इस केस में क्या होगा, पहले ये रेफर करेगा, मतलब पहले ये रेफरेंस इसके पास जाएगा, फिर इसके पास फर्दर हेलो में जाएगा, मतलब इस ब्लॉक में आपका स्टोर नहीं होता हेलो, वो हीप में स्टोर होगा और इसके पास उस हीप का एरिया होगा कि कहाँ पर एक्चुअली स्टोर होगा। तो इसलिए इसे रेफरेंस टाइप कहते हैं, और इसमें डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट होती है। इसमें बताओ, हो जाएगा, इतना क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे यहाँ आता हूँ, एक वेरिएबल वाला प्रोग्राम बनाता हूँ, जैसे मैं एक वेब एप्लीकेशन अलग से बना रहा हूँ, Ctrl+Shift+N शॉर्टकट था। ठीक, यहाँ मैं लिया वेरिएबल डेमो, यहाँ आए, मैंने एक वेरिएबल लिख लिया इंटीजर नम। ठीक, नम के अंदर वैल्यू डाली मैंने 190। अब मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन द वैल्यू, और मुझे नम की वैल्यू शो कर दी। अगर मैं इतना रन करूँ तो ये क्या करेगा, इसको एज इट इज शो कर देगा। एज इट इज शो करने का मतलब क्या है, जब भी कोई चीज़ डबल कोट्स के अंदर आती है तो कंपाइलर से स्ट्रिंग समझता है, उसके अंदर अगर चाहे तुमने वेरिएबल का नाम लिखा हो तो वो उसे रिजॉल्व नहीं कर पाता। तो फॉर दैट पर्पस हमें क्या करना पड़ता है, इसको इसके बाहर लिखना पड़ेगा। तो मैं लिख दिया द वैल्यू कॉलन प्लस नम, इस तरीके से स्पेसिफाई कर दिया, चलाया। अब ये लगाना जरूरी है, ठीक है, ये कनकैटिनेशन के लिए। अब ये एक्चुअली में क्या कर रहा है, इस स्ट्रिंग वाले पार्ट को इसके साथ कनकैट कर रहा है, जोड़ रहा है नम की वैल्यू के साथ। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका काम कर रहा है। क्लियर है? नहीं, वो तो अपने आप ले आता है स्पेस, वो कुछ नहीं, वैसे गैप वो अपने आप एडिटर ले आएगा तुम्हें। ठीक है, इतना क्लियर है। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, कुछ वेरिएबल्स बढ़ाता हूँ। मैं यहाँ एक num1 लेता हूँ, num2 लेता हूँ और एक आंसर लेता हूँ। num1 में ये ले लिया, num2 में और आंसर में इनका सम ले लिया। ठीक, यहाँ आए और यहाँ आंसर ले लिया। ठीक है, तो इसे शो करते हैं, इनका सम आ जाएगा। फिर मैं चाहता हूँ ना ऐसे आए, द सम ऑफ फर्स्ट नंबर की वैल्यू प्लस एंड सेकंड नंबर की वैल्यू इज, फिर आंसर शो करें। तो उसके लिए मैं यहाँ लिखता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन द सम ऑफ, मैं लिखा नंबर, फिर प्लस एंड प्लस num2 प्लस इज प्लस आंसर, ये लेती। अब ये क्या करेगा, num1 की वैल्यू को इसके साथ जोड़ेगा, फिर इस कंप्लीट वैल्यू को एंड के साथ जोड़ेगा, फिर इस वैल्यू को इसके साथ जोड़ेगा, फिर इस तरीके से करेगा। तो आप इसे चलाओगे तो कुछ इस तरीके से स्पेसिफाई हो जाएगी आउटपुट। ये तो अपने आप जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो ना, जिस नाम से बनाते हो उस नाम से इतनी चीज़ बनी आ जाएगी, मतलब ये अपने आप लिखा पाएगा। तुम्हें भी फोकस करना है, अपने मेन के अंदर काम करना है जो करना है अभी फ़िलहाल। बाकी नेम स्पेस क्या बनेगा, किस तरीके से बनेगा, वो एक लेटर ऑन पार्ट है। फिलहाल तुम इसके अंदर के वाले पार्ट पे फोकस करो कि प्रोग्राम ने यहाँ से चलना स्टार्ट करना है, मेरे को इसके अंदर लिखना है। जो चीज़ अपने आप लिखी आ रही है उसको ना डिलीट करना है ना कुछ करना है। हो जाएगा इतना काम। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ऐसे अगर कोड लिखते हैं तो वो बड़ा एरर प्रोन है।
कई बार आपसे प्लस लिखना भूल सकते हो आप, तो उसमें एरर आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर वैल्यूज़ को डिस्प्ले करने के लिए यहाँ लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन द सम, मैम आगे, ठीक है, सम ऑफ, और यहाँ पे आप लिख दो प्लेस होल्डर। अब यहाँ पे एक प्लेस होल्डर का कंसेप्ट है। प्लेस होल्डर ये शो करता है कि यहाँ पर आपके जो वेरिएबल की वैल्यू होगी ना वो यहाँ होल्ड होगी, और प्लेस होल्डर हमेशा जीरो से स्टार्ट होंगे। ये वैसे ही है जैसे %d %c होते थे, उसी तरीके से काम करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा नंबर num2 और आंसर। अब ये करेगा जब ये चलेगा तो जो num1 की वैल्यू है इसे यहाँ होल्ड करेगा, जो num2 की वैल्यू है उसे यहाँ होल्ड करेगा, और जो आंसर की वैल्यू है वो 2 पोजीशन पे होल्ड कर देगा, ठीक है। अब अगर इसे चलाएं तो ये इस तरीके से स्पेसिफाई कर देगा, ठीक है। इतना क्लियर है? इसमें बताओ, मतलब ऐसे भी वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करवाया जा सकता है। अब मैं क्या करता हूँ, एक ऑपरेटर तो मैंने पढ़ा असाइनमेंट, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे ऑपरेटर क्या होता है, एक सिंबॉलिक फंक्शंस होते हैं। जैसे नॉर्मली हम बिल्ट इन फंक्शंस पढ़ते हैं, तो ये जो हमारे ऑपरेटर होते हैं ये भी एक तरह के सिंबॉलिक फंक्शन होते हैं। अब असाइनमेंट ऑपरेटर में तो इक्वल टू है, ये तो असाइनमेंट करने के लिए यूज़ होता है। अगर आपने किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी है तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। दूसरा ऑपरेटर आता है हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर आता है। इसमें प्लस, माइनस, डिवाइड, मॉडुलस, सर वो सारे वेरिएबल है ना, ये नंबर num2 और आंसर कितने मर्जी वेरिएबल हो सकते हैं। वो तो तुम्हारी इच्छा है, ठीक है, या जो रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से ले सकते हो, ठीक है। तो ये जैसे ऑपरेटर्स हैं। अब जैसे ये दो ऑपरेटर क्या निकाल के देते हैं आपको, रिमाइंडर, ये तो आपको क्वेश्चन निकाल के देगा, और ये आपको रिमाइंडर निकाल के देगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसी के अंदर यहाँ है, यहाँ पे num1 में दे दिया मैंने 5, num2 में दे दिया मैंने 2, और आंसर में ले लिया num1 मॉडुलस num2, और मैंने कहा ये आंसर की वैल्यू शो कर। अब इसका आंसर क्या आएगा, तुम बताओ। आंसर है ना कंट्रोल डॉट राइट है। हाँ, आंसर वो सीधा जो भी आंसर की वैल्यू होगी डिस्प्ले कर देगा। बस तुम्हें ये कैलकुलेट करना है कि इस आंसर की वैल्यू क्या होगी, इस पर्टिकुलर वेरिएबल में होगा क्या। इसको तो वो आएगा 1 आएगा। 1 आ गया, ठीक है, ठीक है। अब करना क्या है, अब नेक्स्ट में क्या करता हूँ, एक फ्लोट वेरिएबल लेता हूँ, f इज इक्वल टू 2 लिख देता हूँ, और यहाँ लिखता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन f शो करता हूँ। अब यहाँ पे ना एक टॉपिक और आता है, मैंने ये स्टेटमेंट लिखी फ्लोट f इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर f क्या है, एक फ्लोट टाइप है, 2 एक इंट टाइप है। अब इंट को मैं कह रहा हूँ कि वो फ्लोट में चला जाए, यानी एक छोटी से बड़ी में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं वाइडनिंग कन्वर्जन कहते हैं, वाइडनिंग कन्वर्जन बोलते हैं, ठीक है, कि वाइड हो रही है डेटा टाइप, छोटे से बड़े में जा रही है। इंट से फ्लोट। अब हाँ हाँ, ये छोटी डेटा टाइप होती है, ये बड़ी होती है। तो अब ये क्या होता है, जो CLR है या C# कंपाइलर बोल दो, बात एक, दोनों की बात एक ही है। कंपाइलर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट दिस वैल्यू, मतलब अपने आप इसको कन्वर्ट कर देगा, और इस चीज़ को टेक्निकली इम्प्लिसिट कास्ट कहते हैं। मैंने सर कोई वैल्यू कौन सी जा रही है, दो ही जाएगी फ्लोट में। हाँ जाएगी तो दो ही, पर लेकिन वो उसे कन्वर्ट कर देगा, मतलब उसे ये समझा देगा कि तू फ्लोट को एक्सेप्ट कर ले, और इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा ताकि ये एक्सेप्टेंस कर ले, ठीक है। एक्चुअली में हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कास्टिंग का। कास्टिंग का मतलब होता है वन डेटा टाइप वैल्यू चेंज इन another डेटा टाइप, ठीक है।
अनदर डेटा टाइप में चेंज करते हो। एक कास्टिंग मिलती है हमें इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब जिसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ता, सी शार्प का कंपाइलर और CLR ऑटोमेटिकली ये परफॉर्म करता रहता है, ठीक है। ये एक्शन आपने करना है, यानी इट मीन्स इतना समझ लो जब आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए तो कुछ ऐसी हैपनिंग होती है और इसको इम्प्लिसिट कास्ट कहते हैं, ठीक है। अगर मैं इसे चलाऊंगा नॉर्मली आपका जो आंसर है वो 2 रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। पर अगर मान लो इसका उल्टा हो, जैसे मैं यहाँ आया, लिया इंटीजर I इज इक्वल टू F, ये लिखा। अब मैंने क्या कहा, इंटीजर I इज इक्वल टू F, F क्या है यहाँ पे, फ्लोट, I क्या है, इंट, इसकी वैल्यू छोटी, इसमें जा रही है वैल्यू, बड़े छोटी। ठीक है। तो अब आप कहाँ जा रहे हो, बड़े से छोटे, यानी आपकी कन्वर्जन कैसी हो रही है, नैरो कन्वर्जन है, ठीक है। और जब नैरो कन्वर्जन होती है देन देयर विल बी अ चांस ऑफ डेटा लॉस, इसमें डेटा लॉस होने के चांसेस हैं, ठीक है। और जब डेटा लॉस होने के चांसेस है तो कंपाइलर इस टाइम पे इम्प्लिसिट कास्ट नहीं देगा, वो अपने आप कन्वर्ट नहीं करेगा, उसके लिए हमें कोड लिखना पड़ेगा। यानी इन दैट सिचुएशन वी नीड एक्सप्लिसिट कास्ट। तो अभी अगर आप देखोगे ये यहाँ एरर दिखाने लग गए, ठीक है। और अगर मैं इसे रेड लाइन का मतलब एरर है, कर्सर लेके जाता हूँ तो ये क्या बता रहा है, एक्सप्लेनेशन पढ़ो क्या बोल रहे हैं, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप फ्लोट टू इंट एंड एक्सप्लिसिट कन्वर्जन एग्जिस्ट, आर यू मिसिंग अ कास्ट, ठीक है। तो इससे अब बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आके कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा। जब आप ऐसा लिखोगे तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा, इसमें होता हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक इंटीजर जे लिया, के लिया, जे की वैल्यू 5, के की वैल्यू 2 और कंसोल डॉट राइट लाइन जे मॉडुलस 2 कर दूँ तो क्या आंसर आएगा, सॉरी मॉडुलस के, तो क्या आउटपुट आएगा। अगेन 1 नहीं आना चाहिए क्योंकि वही सेम सिचुएशन दी है। पर अगर मान लो मैं यहाँ पे आके इसकी डेटा टाइप चेंज कर दूँ, यहाँ मैं कर दूँ फ्लोट, अब क्या आंसर आएगा, किसी स्पैन में डाल के रख लो, फिर स्पैन का डिस्टेंस मेंटेन करा दो, विड्थ बढ़ा दो, उससे हो जाएगा। पता नहीं, चलो देखते हैं, बनना चाहिए, ठीक है। पर अगर मान लो मैं यहाँ पे जो मर्जी हो सकता है टाइप हमारे लोड, चाहे अगर कोई डबल होएगा कि क्या होगा। तब भी यार वैल्यूज देखना, तू मेन तो वैल्यूज देख के क्या तब उससे आइडिया लगेगा ना। अगर मान लो मैं यहाँ पे ये वैल्यू डाल दूँ 5.0 और 2.0 डाल दूँ, फिर लिखूँ कंसोल डॉट राइट लाइन जे मॉडुलस के करूँ तो क्या आउटपुट आएगी, तुम क्या कहते हो। अभी मैंने इससे पहले जे की वैल्यू 5 रखी हुई थी और के की वैल्यू 2 रखी हुई थी, तब ये 1 दे रहा था। अब मैंने थोड़ा सा चेंज किया तो क्या होगा, अच्छा 1.0, चलो चला के देखते हैं। एरर आ रही है, अब बताओ एरर क्यों आ रही है, और ऐसा लगाना पड़ेगा। ठीक है। हाँ तो यहाँ पे एफ लगेगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये डबल मान रहा है और डबल फ्लोट में जा रहा है, और जब डबल फ्लोट में जाएगा तो क्या कहते हैं
ऐसा एरर तो मैं फेस हो सकता है। तो यहाँ आपको क्या लगाना पड़ेगा, एफ तो चलाया, अब 1 नहीं आएगा, ठीक है, इसमें बताओ, ठीक है। अब उसके बाद ये तो हुआ अर्थमेटिक ऑपरेटर। इसी तरीके से हमारे पास एक और ऑपरेटर होते हैं जिसका नाम है अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। अर्थमेटिक थे ना ये वाले, हाँ जी, ये असाइनमेंट इसमें असाइन है ये। प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू एस एस इक्वल टू स्लैश इक्वल टू मॉडुलस इक्वल टू, अगर मैं ए प्लस इक्वल टू 10 लिखता हूँ, ए इज इक्वल टू ए प्लस 5 करता हूँ, मतलब ये इसी के इक्वलेंट होता है, ठीक है। तो पर एक बात आती है, जब काम इससे हो सकता है हम ये क्यों लिखेंगे, बताओ डिफरेंस क्या है दोनों में, कैसे? अब देखो होता क्या है, मैंने क्या बोला था, ऑपरेटर क्या है, सिंबॉलिक फंक्शन। एक सिंबल ये हुआ, एक सिंबल ये हुआ, तो टू ऑपरेटर कॉलिंग है, ठीक है। और यहाँ पे सिंगल ऑपरेटर कॉलिंग है, तो बताओ कौन सा फास्ट होगा? सिंगल होगा इसमें बोला। ऑब्वियस बात है सिंगल वाला ही होगा। जब आप एक जगह आप दो फंक्शन कॉल करोगे, एक जगह आपको एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये फास्ट चलेगा, ठीक। फोर्थ आता है हमारे पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कौन सा करना है ये फास्ट है? जो तुम्हें बेटर लगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपकी हैबिट होनी चाहिए इसे यूज़ करने की। नॉर्मली बच्चों की होती नहीं है कि वो उसको यूज़ करें, पर आपकी आदत होनी चाहिए इसे यूज़ करने। माइनस माइनस लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। अगर ये दो तरीक़ों से लग सकता है, ए प्लस 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 ए, इसे बोलते हैं प्री हाँ इसको पोस्ट। इंक्रीमेंट, ठीक है, इसे बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। अब पोस्ट इंक्रीमेंट इनका अगर ऐसे लिख रहे हैं ना तो कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ने एक का इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। तो इनका डिफरेंस कब आता है, जब आप कुछ इस तरीके से लिखो, ए की वैल्यू 10 है, आप लिखो इंटीजर बी ए प्लस प्लस, यहाँ लिखो इंटीजर ए 10 और यहाँ लिखो इंटीजर बी प्लस प्लस ए, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, पहले इंक्रीमेंट फिर असाइनमेंट होगा, यानी पहले ये ए की वैल्यू 11 करेगा, फिर बी की वैल्यू 10 करेगा, इसको साइन सॉरी हाँ 11 कर देगा, तो पहले साइन करें b इज इक्वल टू 10। ठीक है। तो मतलब प्री इंक्रीमेंट का सीधा याद रखो, जैसे प्रीपेड होता है, पहले प्री इंक्रीमेंट होगा, फिर उसके बाद असाइनमेंट होगा, या जो भी ऑपरेशन होगा। इस केस में पहले असाइनमेंट हो जाएगी, फिर इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। डिफरेंस समझ में आया? फिर यहाँ ये b पहले 10 है, ये a 10 है। पहले बी 10 होगा ना, ए तो है ही 10, आप ये कह रहे हो ए की वैल्यू बी में चली जाए। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब ये है, पहले ही अपना काम कंप्लीट करेगा एक्सप्रेशन वाला, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट करेगा। लाइक पोस्ट पेड, पहले यूज़ करोगे, यूज़ होगा, फिर उसके बाद पेमेंट करनी पड़ेगी। प्रीपेड में पहले पेमेंट करो फिर यूज़ करो, यानी पहले इंक्रीमेंट करो फिर यूज़ करो। इसमें पहले यूज़ कर लो फिर इंक्रीमेंट करो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, मैं यहाँ आता हूँ, लिखता हूँ इंटीजर नम आंसर, नम की वैल्यू लेता हूँ 5, आंसर इज इक्वल टू प्लस प्लस नम, तो इसका आंसर क्या आएगा? अच्छा, इसके बाद कभी इंटरव्यू वगैरह देना है, पर मतलब डॉट नेट वगैरह का कभी? कहाँ पे गए हम्म? कहाँ पे गए? नहीं वैसे बाद में। हाँ देना तो सही हाँ है। तो भाई ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 21 है 21 आएगा तुम, सारा कैसे कैलकुलेट किया? पहले वो इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पर 6 हो गया।
ठीक है प्लस इसके पहले असाइन होगी 5 रहेगा, ठीक है प्लस फिर वही सर वही जैसे यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है तो ठीक है, तुम कैसे कह रहे हो? सर पहले इंक्रीमेंट होएगा 6 हो गया, फिर ऐड होएगा 6 हो रखा 6 6 12, फिर 6 का इंक्रीमेंट 7 हो गया, फिर उधर 8 हो गया, 12 8 20 हो गया। चलो देखते हैं किया चलेगा कैसे। लेफ्ट टू क्या समझना क्या, वो तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कंपाइलर कैसे चलेगा। देखो कंपाइलर कोई भी एक्सप्रेशन है ना लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेगा, पहले तो ये याद रखो, ठीक है। तो एक्सप्रेशन में सबसे पहली स्टेटमेंट क्या आई, प्री इंक्रीमेंट, नम की करंटली वैल्यू क्या चल रही है 5 से हो गया 6, फिर उसका यूज़ कर ली। अब नम की वैल्यू कितनी है अब 6 हो गई 6, फिर प्लस अब नम, मैं इसी को कर रहा था, चलो ठीक है। ठीक है उसके बाद क्या आ जाएगा 6, फिर इंक्रीमेंट हुआ नम की वैल्यू कितनी होगी 7, फिर पोस्ट इंक्रीमेंट है ना, पहले यूज़ कर ली उसने जो वैल्यू चल रही है, फिर उसे इंक्रीमेंट कर दिया, फिर अगेन नम 8 हो जाएगा, 8 आ गया तो कितना होगा 20। हाँ अब यार जेब में नहीं रखे हुए बीच बीच में आते रहेंगे, याद तो बता दूंगा। अब जैसे मैं यहाँ आया, मैंने एक बाइट लिया b इज इक्वल टू 10 लिया, मैंने कंसोल डॉट राइट लाइन b लिया, लिखा b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय b, ठीक है। लेकिन ये एरर दिखा रहा है, अभी एरर क्यों आ रहा है? तो देख सब कुछ तो बाइट ही बाइट है, देखो ना मैंने लिखा क्या है, बाइट b 10 लिया, ठीक है, फिर मैं लिया b के अंदर b की वैल्यू में b की ही मल्टीप्लिकेशन हो जाए, तो कोई 2 बाइट ले सकता है, बाइट के पास ये 1 बाइट है, क्यों साइज में क्या करते हैं? 1 बाइट है। इसका कोई पंगा तो नहीं है ना इसका बाइट में कितना ले रहा है। हम बता तो रहा हूँ 1 बाइट लेता है, और वैसे भी अगर 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करेगा कितना होगा 100 होगा, 100 तो 1 बाइट में आ जाता है, तो उसमें तो 255 तक की चीज़ आ जाती है। तो बताओ यहाँ क्या हो सकता है। तो यहाँ पे ना एक्चुअली में इसके एरर आने का रीज़न ना एक उसका इंटरनल बिहेवियर है। अब क्या होता है, एक रूल आता है सी शार्प के अंदर कंपाइलर का जिसका नाम है टाइप प्रमोशन। अब ये टाइप प्रमोशन क्या करता है कि अगर कभी भी कोई एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन अगर यहाँ पर बाइट आता है या शॉर्ट आता है, वो ऑटोमेटिकली उसे प्रमोट कर देगा इंट में। मतलब इसका रूल है, जैसे ही से बाइट मिला इसने क्या किया, इनको प्रमोट किया इंट में, और इंट पर ऑपरेशन परफॉर्म किया। इंट पे ऑपरेशन परफॉर्म करके 100 बना, तो ये 100 इंटीजर टाइप का बना, इंटीजर बड़ा है वो बाइट में नहीं आ सकता। एरर का रीज़न समझ में आया। ये इसका एक इंटरनल बिहेवियर है जिसका नाम है टाइप प्रमोशन। टाइप प्रमोशन में क्या करेगा, बाइट मिला शॉर्ट मिला उसने इंट में कन्वर्ट करना है, इंट में कन्वर्ट करके आंसर कैलकुलेट कर लेना, और वो असाइन करना है इस बी में, और इंट बी में असाइन नहीं हो सकता। तो अगर मैं इससे बचना चाहूँ तो मुझे बाइट में इस पूरी एक्सप्रेशन को कास्ट करना पड़ेगा, तब ये सही चलेगा, तो 100 ला के देगा, ठीक है। तो ये किसके इंटरनल बिहेवियर्स हैं लैंग्वेज के, जिसका तुम्हें आइडिया होना चाहिए, क्योंकि जब हम मान लो कोई छोटा प्रोग्राम बनाने बैठे या कुछ एक्शन करने लगे तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। ये टाइप प्रमोशन रूल ऐसे भी चलता है। लेट अस सपोज बोलो आपने इंटीजर लिया और इधर मान लो एक्सप्रेशन में प्लस लॉन्ग आ गया, तो अब टाइप प्रमोशन रूल क्या लगेगा, पहले ये इंट को प्रमोट करेगा लॉन्ग, फिर लॉन्ग में इस तरीके से चलेगा। अगर मान लो एक्सप्रेशन ऐसे आ गई बाइट प्लस लॉन्ग आ गया, तो पहले बाइट प्रमोट होगा इंट में, फिर इंट से प्रमोट होगा। डायरेक्ट क्यों नहीं होता लॉन्ग में बाइट? यार एक देखो ना, कंपाइलर को एक सिस्टम दे रखा है, वो सिस्टम से ही चलेगा। तो सर ऐसे तो सारे याद करने पड़ेंगे। हाँ तो वही तो ध्यान रखना है ना, वही तो तुम्हें बता रहा हूँ। एक्चुअली बताने का पर्पस क्या लैंग्वेज में, यही चीज़ तो बतानी है, इसके रूलिंग ही तो बतानी है जो हमें ध्यान रखनी है
क्योंकि जब आप कोडिंग कर रहे हो कई बार क्या आता है कि हम अपने हिसाब से सोचते हैं कि यहाँ अपने आप चल जाएगा। जैसे अभी हम यही अज्यूम कर रहे थे कि ये कैलकुलेशन हो जानी चाहिए, पर उसने नहीं की। और तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि हमें फोकस क्या करना है, कि भाई मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि कंप्यूटर नहीं समझना, हमने क्या समझना है, कंपाइलर को समझना है। तो एक्चुअल में ये रूल्स बताने का पर्पस यही है कि तुम्हें कंपाइलर के बिहेवियर का आइडिया हो कि कंपाइलर काम कैसे करता है, ठीक है, जिससे कि तुम्हें कहते हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। जैसे कई बार क्या होता है ना, आप इस टाइम तो अगर मैं यहाँ लिखूंगा, यहाँ तो रेड लाइन करके बता देगा वो तुम्हें, पर अगर किसी ने कागज़ पे लिख के दे दिया कि ये चीज़ सॉल्व करके बताओ, उस स्टेज में थोड़ी तुम्हें इन रूल्स को थोड़ा मेमोराइज करना पड़ेगा। क्लियर इतना रूल। अब उसके बाद एक चीज़ करते हैं, मैं यहाँ पे एक कैरेक्टर वेरिएबल लेता हूँ, कैर सी एच इज इक्वल टू ए, एक कैर सी एच वन लिया मैंने 0, फिर मैं लिया सी एच इज इक्वल टू सी एच प्लस सी एच वन और कंसोल डॉट राइट लाइन सी एच, ये लिख दिया, ठीक है। अगेन यहाँ पर भी एरर आ रही है। अब क्या है कि यहाँ पे भी टाइप प्रमोशन लगता है, अगर आपका कैर है ना तो वो प्रमोट होता है इंट में, ठीक है। तो ये चल रहा है, बस आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कास्टिंग दिखानी पड़ेगी। चलाया, अब इसका आंसर क्यों आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है। एक मिनट रुक जाइए, आ रहे हैं शायद, फोन आया था मुझे, मुझे तो आया, इसका नहीं मुझे पता, बोला है इन्होंने भी, अभी बाद में बात करता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्या कहते हैं, मतलब यहाँ पे भी टाइप प्रमोशन लगती है, मतलब अगर आप तो छोड़ दो, उसका स्काई कोड निकालेगा, एडिशन करेगा, एडिशन करके जो उसके इक्विवेलेंट आएगी स्काई की वैल्यू दिखा देगा। क्यों आया है, क्यों आया? हाँ क्यों समझ नहीं आया कैसे आया? वो तो ए भी तो है ना। एक स्काई होता है, कंप्यूटर कभी भी ना करेक्टर को डायरेक्ट समझता नहीं, तो होता है क्या कि जो ए होता है उसका स्काई कोड 65 होता है, ठीक है, और जो स्मॉल ए होता है उसका 97 होता है। तो ये जितने भी हमारे पास करेक्टर्स होते हैं ना, इनकी कोई ना कोई वैल्यू है कॉरस्पॉन्डिंग। तो जब आपने ए लिया तो इसने ए का स्काई कोड 65 लिया, 0 का आई थिंक 40 कुछ ऐसा होता है, इसने इसका एडिशन किया 125 बना, और 125 के कॉरस्पॉन्डिंग जो करेक्टर था वो ये शो करेगा, तो जब क्यू का जो भी नंबर था क्यू का वो इनका प्लस होगा, वो इसका क्यू शो कर देगा, ठीक है। स्ट्रिंग थोड़ी है, अब करेक्टर प्रमोट इंटीजर में हुआ ना, करेक्टर में थोड़ी कंकैटिनेशन चलेगा, अब बोथ आर करेक्टर, तो उस हिसाब से काम करेगा, क्योंकि उसने प्रमोट करके उसका इंडेंट में कर दिया ना, तो उसने एडिशन कर दिया उनके स्काई वैल्यू। टाइप प्रमोशन ध्यान रहेगा, कैसे कर रहे हैं इंस्टॉल, वर्जन पुराना ही है, सपोर्ट नहीं करता होगा, तो वो दूसरा वाला वर्जन डाल के देख लो। इतना क्लियर है ये टाइप प्रमोशन वाला। उसके नेक्स्ट आता है हमारे पास, देखिए रूलिंग भी ध्यान रखना, और ये रूलिंग ना तुम्हारे लिए बता रहा हूँ, जावा में भी चलती है सेम, तो मतलब ये दोनों जगह तुम बोल दोगे तो काम चल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। कभी मतलब कोई इंटरव्यू में जावा में पूछ ले तो वहाँ भी ध्यान रखना कि कोई टाइप प्रमोशन का जो फंड है वो वहाँ भी चलता है, ठीक है। अच्छा, जैसे फिफ्थ आते हैं मेरे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स आते हैं। नहीं, अभी तो उस पंगे में तो मैं भी नहीं आया यहाँ, अभी यूज़र से तो इनपुट लिया ही नहीं, यहाँ यूज़र से इनपुट अभी लिया नहीं ना, अभी तो मैं फिक्स वैल्यू पे चल रहा हूँ, मैं यूज़र से तो इनपुट की डिमांड की नहीं मैंने, ठीक है ना। अभी वो यूज़र के इनपुट वाले तो बताना है मुझे, ठीक है। तो पहले यूज़र से इनपुट का ही बताते हैं तुम्हें, ठीक है। तो यूज़र से इनपुट करने के लिए अभी ये प्रोग्राम क्या है, यूज़र से इनपुट नहीं लेता, तो मैं क्या करता हूँ, एक प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ जिसमें यूज़र से इनपुट ली जाए। तो मैं एक सम ऑफ 10 नंबर का प्रोग्राम बना रहा हूँ, सम ऑफ 10 नहीं, सम ऑफ 2 नंबर का। तो मैंने क्या लिया, इंटीजर नंबर लिया, num2 लिया और आंसर लिया। मैंने यहाँ लिया कंसोल डॉट राइट, मैसेज आए एंटर,
एनी नंबर। नंबर अब मैं यूज़र से इनपुट कराना चाहता हूँ। यूज़र से इनपुट कराने के लिए जो फंक्शन है उसका नाम है कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है। और ऐसे मैंने num2 ले लिया। अब ये जो फंक्शन है ना, ये जो रिटर्न करता है ये स्ट्रिंग फॉर्म में वैल्यू देता है और ये अंडरस्टैंड नहीं कर सकता स्ट्रिंग को, क्योंकि आपने उसके आगे जो होल्डर लगाया हुआ है वो इंटीजर टाइप का है। तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, या तो आप लिख दो कन्वर्ट नाम की क्लास है उसका फंक्शन 2 इन 32, ये लिख दो, या आप लिख दो जो सबसे सिंपलेस्ट है इंट डॉट पार्स, ये यूज़ करो, ठीक है। दोनों फंक्शन क्या करेंगे, जो भी स्ट्रिंग फॉर्म होगी उसे इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। 2 इन 32 में 32 रिप्रेजेंट करता है बिट को, आपका इंट 4 बाइट्स लेता है तो ये 32 बिट रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं अगर मैं इनका सम करूँ, मैं लिखता हूँ आंसर इज इक्वल टू num1 प्लस num2 कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ लिखते हैं द सम ऑफ इनपुट नंबर आर, और यहाँ लिया आंसर, चलाया, वैल्यूज डाले तो सम आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करते हैं। इसमें बताओ, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए, तुमने एक प्रोग्राम बनाना है इनपुट 3 नंबर एंड फाइंड आउट इट्स प्रोडक्ट, इनपुट 10 नंबर एंड फाइंड आउट इट्स सम, ठीक है। इतना क्लियर होता है? बस आज इतना ही करना, तो बाकी सम ऑफ हो गया और इसमें, ठीक है।